नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं 20 नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, रोज रात 8 बजे हिंदी व्याकरण के 20 मिक्स प्रश्न हमारे आते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और प्रश्न एक से बढ़कर एक होते हैं और उनकी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती है ताकि आप उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न को गलत ना कर सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा और इसमें भी प्रश्न बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ठीक है, अंग्रेजी भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का या फिर अरबी भाषा का? कौन सा शब्द है दोस्तों कारतूस? अंग्रेजी का है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, चलो। कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, कूफन, अंग्रेज, अंग्रेज, सूप, रेस्ट्रा, मीनू, मेयर, रिपोर्टाज आदि शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है? आज्ञा अर्थक, संकेत अर्थक, निश्चय अर्थक, इच्छा अर्थक। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? निश्चय अर्थक। क्योंकि देखो आज्ञा तो इसमें दी नहीं गई है, उसने बताया है कि हम बड़ों का आदर करते हैं। संकेत भी है नहीं इसमें, क्योंकि संकेत क्या होता है, जब पहला वाक्य कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ा होता है तो ये संकेत का माध्यम होता है। इच्छा अर्थक में क्या होता है कि इच्छा अर्थक को पकड़ने का सिंपल सा तरीका है, वो जिस वाक्य में बात होती है वो हुई नहीं होती है, भविष्य में होने की एक आशा रखते हैं। जैसे कि बोल दो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यात्रा, आप बस में बैठे हो, यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन आपको शुरू में बोल दिया गया है आपकी यात्रा मंगलमय हो। बारात में जाते हैं तो वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन सदा संपन्न रहे, खुशी से रहे। अब वो चाहे बाद में कुछ भी हो जाए, तो लेकिन वो क्या होता है कि इच्छा होती है वहाँ पे, ठीक है, शुभ आशीष इत्यादि में दिया जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न देखो। सूर्य प्रशा क्या बोल रहा है? सूर्य पश्या शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य पश्या शब्द का अर्थ, जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, जिसे सूर्य भी ना देखे, ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी ना भेद सके, सूर्य की ओर मुख किए हुए। तो दोस्तों सूर्य पश्या शब्द का अर्थ क्या होने वाला है? जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा चौथा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव, क्या बोल रहा है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस ए है आंसू, बी है जनता, सी आँख, डी बाल। क्या बोल रहा है? आंसू, जनता, आँख, बाल। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है वो होता है आँख, क्योंकि आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, जनता हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है और बाल हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। याद रखिए, आंसू, जनता और बाल ये तीनों क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि आँख हमेशा किस में होती है? एक वचन में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, पांचवा प्रश्न आ रहा है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो दोस्तों उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको देखते ही बन रहा है, क्यों इसमें क्या बोला गया है? मन, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा ऐसे। अब देखो, एक दिया हुआ है मन का, एक दिया हुआ है मन का। ये मन है अपना बुद्धि वाला, ये जो आंतरिक स्थिति वाला है, और ये मन का किसके लिए यूज़ हुआ है? घड़े के लिए यूज़ हुआ है। जब एक शब्द दो अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग हो जाए तो वहाँ पे यमक अलंकार हमेशा देखने को मिलता है। जिसमें आपने देखो कनक कनक,
ते सौगुनी, है ना। तो कनक और कनक, एक कनक सोने के लिए, एक धतूरे के लिए होता है। तो वैसे ही इसमें दिया हुआ है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, हम बात करते हैं तो यमक अलंकार की बात करते हैं। तो माला फेरती है मन का और मन का, ये आ गया। तो यहाँ पे मन का दोनों का शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ क्या है अलग अलग। मन का ये रहा देखो, मन का, सॉरी, मन का कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इस तरीके से जब मन का 2 बार मिल जाए आपको, समझ लेना वहाँ पे यमक अलंकार, या कोई सा भी शब्द आपको 2 बार मिल जाए तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न देखो क्या हुआ आ रहा है दोस्तों, छठा प्रश्न। सेना का पर्यायवाची है, क्या बोल रहा है, सेना का पर्यायवाची है घटक, कटक, तारक, दक्षक। क्या बोल रहा है, ऑप्शन में फिर बोल रहा हूँ, घटक, कटक, तारक और दक्षक। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है सेना का, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कटक किसका पर्यायवाची होता है आपका, सेना का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। क्या बोल रहा है, महादेवी वर्मा के रचनाओं का सही क्रम है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप बिल्कुल इसे सही कर देंगे, है ना। तो 7वां प्रश्न देखो क्या बोला, महादेवी वर्मा की रचनाओं का। तो निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, रश्मि, सांध्य गीत, निहार, नीरजा। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो अब देखो इधर, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 34 और सांध्य गीत 36। अब हिसाब लगा लो, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो आपको पता चल चुका है सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। ये देखो 30, ये देखो 32, ये देखो 34, ये देखो 36। ठीक है, और इन चारों के मेल से ही याद रखना यामा बनी है। क्या बनी है दोस्तों, इन चारों के मेल से ही यामा बनी है, जो कि 1940 की है। साथ में इसी को ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ मैंने गलत लिख दिया, ज्ञानपीठ मिला है कब, 1982 में। कब मिला दोस्तों, 1982 में इनको ज्ञानपीठ, यामा को ज्ञानपीठ मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ है बड़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना। क्या बोलना, बड़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना, विस्तृत। तो दोस्तों इसका सही क्या होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ होता है। और याद रखना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है। और वहीं पे लोकोक्ति जो होती है, लोकोक्ति जो होती है वो संस्कृत भाषा की शब्द है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द है। साथ में याद रखना, मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, और लोक उक्ति जो होती है वाक्य में पूरी होती है, अपने वाक्य में पूरी होती है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 9वां प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार कहते हैं किसको, विसर्ग को, अयोगवाह को, अनुनासिक को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसार याद रखना ये होता है, ये है ना, अनुसार का होता है। आप देखो स्वर व्यंजन जब हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ ये बात को कि कैसे इसका आंसर क्या गया है। तो एक मिनट, इसका आंसर विसर्ग है, अयोग वह है, अनुनासिक है, इनमें से कोई नहीं है। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, बताओ। अनुसार को कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर जा रहा है अनुनासिक। अनुनासिक क्यों कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जब हम अंक और अह की बात करते हैं तो ये दोनों अयोग वहा हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या हैं, अयोग वहा होते हैं। लेकिन इस चीज़ को जरा सा, एक छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कि जो आधुनिक हिंदी है ना, आधुनिक हिंदी क्या बोल रहा है, आधुनिक हिंदी में लेखन स्तर पर अनुसार, क्या बोल रहा है, लेखन के स्तर पर अनुसार और अनुनासिक ध्वनियों को एक ही माना है। ठीक है, अनुसार
और अनुनासिक को एक ही माना है। अब एक चीज़ समझो कैसे, जैसे मैं लिख दूँ माँ, ये चंद्रबिंदु लग गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, ये अनुनासिक हो गया, सभी समझ रहे होंगे। लेकिन अगर इसी बात को मैं मो में लिखना होता, मुझे अगर मैंने मो लिखा होता तो क्या ये चंद्रबिंदु लग जाता? जैसे मैं यहाँ पे मो लिख देता तो क्या इसको चंद्रबिंदु को ऐसे लिख देते हैं? नहीं लिख पाते। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मो को जगह में ये कर देते हैं। लेकिन ये दोनों गलत माने जाते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही माना गया है, ठीक है। हालांकि हिंदी में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसको ना इन दो को एक बोला भी है कि आधुनिक हिंदी में इन दोनों को एक साथ रखा जाता है, लेकिन इनको ना सही भी नहीं मान सकते हम। कैसे नहीं मान सकते, एक चीज़ समझो जरा सा, है ना। अब मैं जैसे एक एग्जाम्पल जैसे बोल देता हूँ कि अब हमने लिखा हंस, ये क्रिया है, ठीक है, ये हंस, हंस क्या क्रिया है। और मैं अगर इसी को अगर मैं ये लिख दूँ तो ये हंस क्या हो गई, पक्षी हो गया ना, एक पक्षी हो गया हंस। तो दोनों एक कैसे हो गए। लेकिन अनुस्वार को हम क्या कहते हैं, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि आधुनिक हिंदी में अनुसार और अनुनासिक को एक माना गया है। अब बात समझ में आ गई होगी सभी को, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है ट और ठ, ज फ और ड़ और ढ, ण और ण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो एक चीज़, ये कायदे से गलत प्रश्न दे दिया है इन्होंने। क्यों दे दिया गलत प्रश्न, कभी भी याद रखना सभी लोग, ये और ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं हो सकते। इस वाले को यहाँ से हटा के इसे यहाँ लगाना होगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ये मिस प्रिंट मान के चलो, है ना, ये ऐसे होना चाहिए तब जाके उत्क्षिप्त व्यंजन होगा। नहीं तो ये तो पंचमाक्षर हो जाएगा, क वर्ग का, क ख ग घ ङ, ये देखो ये पंचमाक्षर है। लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, एक आपका ये होता है और ये एक आपका ये होता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, कौन सा, 11वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से साथ होने का बोध होता है, साथ होने का बोध, ठीक है, का उदाहरण है। राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, खान से हीरे निकलते हैं, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों, खान से हीरे निकलते हैं, से आया लेकिन खान से हीरे निकल गए, वो अलग हो गया। राजा ने भिखारी को दान दिया तो को तो अलग ही हो गया, कर्ता ने कर्म को कर्म कर दिया। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, जो लकड़ी से मेज बनाया वो लकड़ी मेज से जुड़ी हुई है, तो से करण इसमें लग जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा दोस्तों, 12वां प्रश्न आ रहा है। 12वां प्रश्न देखते हैं, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चा प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण। तो दोस्तों आप सभी को पता चलने वाला है, यदि तो के बाद चौ आ जाए तो तो जो होता है आपका चौ में ही आधे चौ में बदल जाता है। तो होता क्या है, उत प्लस चारण बोले तो उच्चारण, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है 13वां प्रश्न, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। बुराई से नहीं, यहाँ देखो बुराई से सदैव दूर रहिए नहीं बोल रहा है वो, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है, बुराइयों में संज्ञा, मैं सारा मिटा देता हूँ। बोला बुराइयों में संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब एक चीज जरा सा समझ के चलाना दोस्तों, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, याद रखना, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन होती है, इसको ऐसे समझेंगे। और भाव कभी भी दिखाई, मतलब भाव ना दिखता नहीं है, भाव क्या होगा, दिखेगा नहीं, महसूस होगा। जैसे दोस्त आपको दिखता है, देख सकते हैं, लेकिन दोस्ती को क्या हम आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसके क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार समझ लेना एक चीज, यदि भाववाचक संज्ञा जो होगी, यदि वह
जाति अगर वो बहुवचन में है, किस में है दोस्तों, बहुवचन में है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो बुराई से बुराइयों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर इस तरीके से बोल देता, इसमें एक दो एग्जांपल इस तरीके से कि बुराई से बुराइयां कर दियाँ, दूरी से मैं दूरियां कर दूं, ऊंचाई से ऊंचाइयां कर दूं, पढ़ाई से पढ़ाइयाँ कर दूं, है ना, प्रार्थना से प्रार्थनाएं कर दूं, तो ये सब कैसे हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जबकि पहला वाला रूप जो था वो भाववाचक संज्ञा का था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है, आवाहन का विलोम शब्द। आवाहन का विलोम शब्द है विसर्जन, अनुवर, अवरोह, अनाहार। अनाहार। तो आवाहन का विलोम शब्द है विसर्जन, अनुवर, अवरोह और अनाहार। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, इसका होता है विसर्जन। क्या कर देना, विसर्जन कर देना। विसर्जन, आवाहन का विलोम विसर्जन। अब आ रहा है 15वां शब्द, अधोगति में उपसर्ग है। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। अधोगति में उपसर्ग है, क्या बोल रहा है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं दोस्तों, याद रखना, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। अध, अधो, और आ रहा है आपका गति और अध। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है बताइए। अध, अधो और अधो। इतना तो हमें पता है कि गति होगा नहीं, तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या जाएगा। इसका उत्तर चले जाएगा ऑप्शन डी, अधः प्लस गति। ठीक है। विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए, क्या बोलता है, विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए, विसर्ग के बाद यदि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, माफ़ी चाहूँगा, समझाने में कुछ ज़्यादा वहाँ चले गया था मैं। यदि विसर्ग से पहले, देख लो उधर, विसर्ग से पहले अ आ जाए, विसर्ग के बाद तीसरा आ जाए इस प्रश्न व्यंजन में, चौथा आ जाए या फिर पांचवा आ जाए, य, र, ल, व इत्यादि शब्द आ जाएं, ह आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग हटके विसर्ग की जगह में ओ बन जाता है। तो वहाँ पे क्या था शब्द, देखो कहाँ गया शब्द, हम देखते हैं शब्द की तरफ। वहाँ पे था अधोगति। ठीक है। क्या शब्द था, देखो, अधः प्लस, अब देखो गति, विसर्ग से पहले धौ में अ है, इधर देखो ये गौ है, क ख गौ तीसरा वर्ण, तो इस कंडीशन में अ और तीसरा वर्ण आ जाएगा, तो ये विसर्ग हटेगा और इन विसर्ग की जगह ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो अधो, और ये बन जाएगा गति। तो ये शब्द बन जाएगा अधोगति। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से सलेश मटियानी की रचना नहीं है। सलेश मटियानी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ बारीकी से। ठीक है। आप पिछली वीडियो जाके देखें। बोला कि रचना नहीं है। एक सड़क, 57 गलियां, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है। तो दोस्तों आकाश कितना अनंत है, किसका, कौन सी सलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। एक सड़क, 57 गलियां सलेश मटियानी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, समुद्र, काज, ताप, शांति। क्या निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, समुद्र, काज, ताप, शांति। तो तुम्हें पता होगा कि इसमें तद्भव शब्द क्या होगा, बी, कार्य। देखो दोस्तों, कार्य का तद्भव रूप जो होता है वो काज होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया और तरु छाया। तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला है बताएंगे, बताइए, सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। अब एक चीज़ बताइए, क्या तरु छाया सही नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न आ रहा है, व वर्ण,
1900 शब्द आ रहा है। 1900 है। वर्ण व का उच्चारण स्थान है व, उ प्लस अ। दंत ओष्ठ, ओष्ठ कंठ, ओष्ठ कंठ तालु। तो दोस्तों व का जो उच्चारण स्थान होने वाला है, क्या होने वाला है? व का उच्चारण स्थान वो होता है दंतोष्ठ। क्या होता है दोस्तों? दंत ओष्ठ होता है, याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है, मगही किस उपभाषा की बोली है? कौन सी? मगही, मैथिली, मैं हिंट दे देता हूँ, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, मालवी। तो दोस्तों किस उपभाषा की बोली है बताएंगे? तो सही उत्तर क्या चले जाएगा? बिहारी की। और बिहारी जो है वो किसकी है? पूर्वी हिंदी। देखो पूर्वी हिंदी अगर हम बात करें, पूर्वी हिंदी, तो ये तो होती है अर्धमागधी की। किसकी? अर्धमागधी की, जिसके अंदर बोली होती है ABC। मैं कई बार बता चुका हूँ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। लेकिन हम बात करते हैं जब मागधी अपभ्रंश की, तो उसमें जाता है बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां आती हैं। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आपके प्रश्न आज के प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।